सर ग्लेन फिलिप्स, जब उन्होंने बढ़िया 10-15 कैचेस अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पकड़े और उनकी फील्डिंग को जॉन्टी रोड्स ने भी अप्रिशिएट किया, Well, I think in New Zealand, Glenn Phillips is really fast. तब पता चला कि भाई इसकी एनर्जी का कारण क्या है, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हर 54वें बच्चे को, यानी 54th जो बच्चा है भारत का, उसमें ऑटिज्म का कोई ना कोई स्पेक्ट्रम है। पहले ये जो डेटा था 95 में से एक बच्चे का था, फिर 68 में से एक बच्चा हुआ है, और 2024 जो आप रिसर्च बोल रहे हो वो एम्स का रिसर्च है दिल्ली का, जिसमें 54 में से एक बच्चा ऑटिज्म का है सर। किस एज में ऑटिज्म को पकड़ा जा सकता है, और क्या 2 साल का बच्चा भी ऑटिस्टिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 1.5 साल में भी पकड़ा जा सकता है सर। ऑटिज्म से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ आपने क्या सुना है? अगर पहला बच्चा ऑटिज्म का है आपके घर में तो दूसरा बच्चा भी ऑटिज्म के साथ होगा, ये जरूरी नहीं है सर। आइंस्टीन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स जैसे महान लोगों में ऑटिज्म के सिम्टम्स रहे और उन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने अपने सिलेक्टिव अटेंशन को, अपनी एनर्जी को एक जगह चैनलाइज कर दिया। किस तरह का इंटरवेंशन और थेरेपी सबसे ज़्यादा कारगर है ऑटिस्टिक बच्चों पे? आप अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, उसके साथ स्पीच थेरेपी से चालू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। तो आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी बच्चे की कराना है। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की बिहेवियर डिसऑर्डर आते हैं, जिसको एक शब्द बोल दिया गया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपने ऑटिज्म शब्द को सुना हो, देखा हो या पढ़ा हो, लेकिन क्या इसे समझा है? क्योंकि कहा जाता है आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स और इनके साथ ही न्यूटन ऑटिस्टिक थे, और अगर ऐसा था तो क्या ये बीमारी हुई? और अगर ये बीमारी नहीं है तो शायद ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। क्या हम ऑटिज्म को समझते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या है ये ऑटिज्म? कैसे इसको पहचाना जाता है? क्या ये ठीक हो सकता है? और ये किस तरह की बीमारी का नाम है, या ये बीमारी है ही नहीं? आज ऑटिज्म से जुड़े तमाम तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब हम लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव, ये है आरजे गौरव टॉक्स, और आज इस पॉडकास्ट में ऑटिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष गर्ग से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। ऑटिज्म से जुड़े जितने भी सवाल हो सकते हैं उनमें ज़्यादातर के सवालों के जवाब लेने की एक कोशिश हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने तो बोल दिया ऑटिज्म एक्सपर्ट, ऑटिज्म को ठीक करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है? ओके, सो गौरव सर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने गंभीर विषय पे टॉक के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, और आज हम उस विषय पे चर्चा भी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, MOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन न्यूरो साइंसेस, PG डिप्लोमा किया है मेंटल हेल्थ में मैंने CMC वेल्लोर से, MA इन साइकोलॉजी भी मेरा डन है, PhD भी मेरा चल रहा है। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेज एंड द हेड मेंबर ऑफ नेशनल अलाइड हेल्थ काउंसिल मध्य प्रदेश। लास्ट 10 ईयर से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे मेरा रिसर्च चल रहा है, मेरा वर्क चल रहा है। तो ऑटिज्म के लिए स्पेशल डॉक्टर नहीं होता, ऑटिज्म के लिए एक पर्टिकुलर पूरा टीम होता है सर। जहाँ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट वो भी डॉक्टर्स में आते हैं जो ऑटिज्म के डॉक्टर कहलाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो भी ऑटिज्म के डॉक्टर कहलाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट वो भी ऑटिज्म के डॉक्टर कहलाते हैं। तो मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ जो डेडिकेटली ऑटिज्म के लिए वर्क कर रहा है। ओके, तो ऑटिज्म से जुड़े जितने भी सवाल हैं, इनसे जुड़े अफवाहें कह लें या ऐसी बातें जो शायद सच नहीं है, सिर्फ झूठ हैं, उन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑटिज्म है क्या और इसको कैसे पहचाना जाता है? आसान शब्दों में कहें सर तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब दिमाग का विकास हो तो रहा है पर वो सीक्वेंस में नहीं चल रहा है ना। हमारा दिमाग समझ तो रहा है लेकिन खुद के प्रति समझदारी बढ़ रही है। तो बच्चा क्या करता है, खुद में खोया रहना, गुमसुम रहना, अति चंचल होना, ध्यान में कमी रहना, आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर पाना, उसकी भाषा का विकास हम जैसे नॉर्मल होता है वैसा नहीं होते हुए या तो बच्चे का भाषा का विकास होगा नहीं, या तो वो कोई विशेष प्रकार की भाषा या विशेष प्रकार की टोन में आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो ये टिपिकल ऑटिज्म है सर। और मेन इसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? सिम्टम्स जो पेरेंट्स नोट करते हैं कि बच्चा जो है कि हमारी बातों पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, आंखों में आंखें मिला के देख नहीं रहा है, ठीक है, हम नाम पुकार रहे हैं बच्चे का, पलट के देख नहीं रहा है, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा है, एक ही जैसे कार्य कर रहा है ना, गोल गोल घूमना है, पंखे को घूमते हुए देख रहा है, कार के टायर्स को घूमते हुए देख रहा है, किसी चीज़ को लाइन अप कर रहा है ना, पैर के पंजों पे वो चल रहा है, हाथों को वो ऐसा हिला रहा है, उसकी जो स्पीच और लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हो रही, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये अभी तक बोलना नहीं सीखा, ये बोल नहीं रहा है। तो ये सारे ऑटिज्म के लक्षण में आते हैं सर। ओके, अभी मैंने हाल ही में सुना कि भारत में ये जो ऑटिज्म है ये बढ़ता जा रहा है और लगभग हर 54वें बच्चे को
यानी 54th जो बच्चा है भारत का, उसमें ऑटिज़म का कोई ना कोई स्पेक्ट्रम है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है सर, है ना। क्योंकि कोविड के बाद में केसेस काफ़ी बढ़े हैं सर। उसका एक कारण ये भी रहा कि वर्चुअल ऑटिज़म जैसा शब्द भी हम लोगों को सुनने में आया, क्योंकि स्क्रीन के बहुत ज़्यादा एडिक्शन से, बच्चे के घर में बहुत ज़्यादा अकेले रहने से, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग रहते हैं, तो बच्चा जहाँ बहुत ज़्यादा अकेला रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन में एंगेज हुआ है, तो वर्चुअल ऑटिज़म के केस भी निकले हैं। तो ये भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। तो पहले ये जो डेटा था 95 में से एक बच्चे का था, फिर 68 में से एक बच्चा हुआ है, और 2024 जो आप रिसर्च बोल रहे हो वो एम्स का रिसर्च है दिल्ली का, जिसमें 54 में से एक बच्चा ऑटिज़म का है सर। और इंदौर का रिसर्च भी मैं आपको बता दूँ, नॉन फॉर्मल में 36 में से एक बच्चे को ऑटिज़म है। तो इंदौर में हर 36वां बच्चा और भारत में हर 54वां बच्चा ऑटिज़म को किसी न किसी तरह से महसूस कर रहा है, और शायद हो सकता है उसके पास रहकर आप भी इससे जो समझना चाहिए वो नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए आज हम ऑटिज़म को सिर्फ जानेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी कि ऑटिज़म क्यों है और उसको कैसे ठीक करना है। तो इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल तो ये भी बनता है कि जब इतना सब कुछ है तो कैसे एक बीमारी कहना सही है या इसे एक सुपर पावर माना जाए? इसे सुपर पावर मानना चाहिए सर, क्योंकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसके अंदर रेट सिंड्रोम आता है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आता है, टिपिकल ऑटिज़म आता है, और भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की बिहेवियर डिसऑर्डर आते हैं, जिसको एक शब्द बोल दिया गया है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है जिसको हम लोग बोलें कि यार बच्चे के अंदर कोई परेशानी है। एक हमारे भारत का एक आधार है सर, जिसका बच्चा छोटा होता है उसको छोटू बोल देते हैं, है ना। जिसका बच्चा मोटा होता है उसको मोटू बोल देते, जिसका बच्चा सांवला होता है उसको कालू बोल देते। आप सोचिए सोसाइटी में उस बच्चे के लिए क्या टर्म निकलेगी जिसके बच्चे के साथ में कोई व्यवहारिक रूप से परेशानी रह रही हो। वो शब्द मैं कोट नहीं करना चाहूँगा, है ना, पर ऐसा नहीं है सर, है ना। ऑटिज़म वाले बच्चे के पास वो सुपर पावर है, क्योंकि उनके पास वो ऊर्जा है, वो ध्यान है, वो मेमोरीज़ है, जिसको हम सही तरीके से चैनलाइज कर लें तो उसे सुपर पावर बदलने में टाइम नहीं लगेगा सर। ओके, तो इस सुपर पावर के टाइप्स भी अलग अलग हैं क्या? मतलब ऑटिज़म जो है जैसा आपने बताया अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको ऑटिज़म के टाइप्स बताए, रेट सिंड्रोम, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ADHD, ये सब ऑटिज़म के टाइप्स में होते हैं। हम लोग इसकी सिवियरिटी पे बात करते हैं कि एक बच्चा जो है जिसमें ऑटिज़म के लक्षण दिख रहे हैं पर पर्टिकुलर वो ऑटिज़म के रेड जोन में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको किनारे किनारे बोलते हैं कि ऑटिज़म के लक्षण में इसमें बढ़ भी सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली कम भी हो, उसको ट्रैट्स बोलते हैं। एक बच्चा है जिसमें ऑटिज़म के लक्षण मिल रहे हैं पर कम मिल रहे हैं तो उसको माइल्ड लेवल ऑफ ऑटिज़म बोलते हैं। एक बच्चा है जिसमें ऑटिज़म के जो लक्षण है वो कम से ज़्यादा की तरफ है तो उसको मॉडरेट लेवल ऑफ ऑटिज़म बोलते हैं। और एक बच्चा जो है बिल्कुल ऑटिज़म की एक रेड जोन में आ रहा है, जहाँ ना वो प्रतिक्रिया दे रहा है, ना कुछ समझ रहा है, ना उसके भाषा का विकास हो रहा है, और सब कुछ होने के बाद भी वो 5 साल होने के बाद भी उसका डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट, वो 0 की साइड में है, तो उसे सीवियर ऑटिज़म की तरफ हम लोग देखते हैं। तो आपने सोसाइटी की बात करी, कई लोग तो इसे मेंटल इलनेस की तरह भी देखते हैं ना सर। वही बात है ना, जैसे कोई बच्चे को शारीरिक समस्या है तो वहाँ सिंपैथी देने के लिए सोसाइटी चले जाती है, या हमें कोई परेशानी होती है तो हमारे पास 10 लोग खड़े हो जाते हैं। वही बात है, अगर मुझे कोई डिप्रेशन हुआ, मूड बिहेवियर डिसऑर्डर हुआ तो शायद मेरे पास कोई नहीं खड़ा रहेगा, लोग मुझे एक पर्टिकुलर शब्द से कोट कर देंगे। ओके, वैसे ही बच्चों के साथ में भी होता है। सोसाइटी उन्हें अलग कर देती है, सोसाइटी उन्हें सपोर्ट करने की जगह उन्हें थोड़ा सा आइसोलेट कर देती है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करती, इवन फैमिली को भी सेपरेट कर देती है। तो ये एक स्टिग्मा लोगों ने बना के रखा है, बट एक्चुअल में ये स्टिग्मा नहीं है सर। ऑटिज़म एक सुपर पावर है अगर सही तरीके से चैनलाइज करें, सपोर्ट करें तो। और ये जो पॉडकास्ट है ये ऐसे ही बच्चे और उनकी फैमिलीज़ के लिए है जिससे जूझ नहीं बल्कि इसको जी रहे हैं, और उसको जीते हुए और कैसे बेहतर करना है इस पर आज हम बात करेंगे। आगे जो सवाल हैं उनमें हो सकता है आपके सवालों के भी जवाब हों, और इसके बावजूद अगर कोई सवाल छूट जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम डॉक्टर सुभाष गर्ग से उस सवाल का जवाब लेकर आप तक पहुंचा देंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो किस एज में ऑटिज़म को पकड़ा जा सकता है, और क्या 2 साल का बच्चा भी ऑटिस्टिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 1.5 साल में भी पकड़ा जा सकता है सर। ज़रूरी है, पहले आपको जो फटाफट नोट करना चाहिए कि आपका बच्चा आँख में आँख डाल के किलकारियाँ मार रहा है कि नहीं मार रहा है। दूसरा, आपके नाम पे प्रतिक्रिया दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसकी भाषा का वैसा, मम्मा पापा दे दो, आ जाओ, वो इमिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाई फाई हाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नमस्ते कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चौथा, जो बच्चा है दूसरे बच्चों को देख के खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चे से वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 5वां, क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुमसुम है या बहुत ज़्यादा चंचल तो नहीं है। तो ये 5 साइंस को लेके आप बच्चे को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस एज की बात की जाए तो बच्चे को 1.5 साल में भी डायग्नोस किया जा सकता है, और इंडियन
क्राइटेरिया बोलता है कि जब 3 इयर्स का होता है तभी बच्चे को डिसीज़ का लेबल किया जाता है, डिसऑर्डर का लेबल किया जाता है कि इस बच्चे को ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो 1.5 साल के बच्चे में आप ये सिम्टम्स नोट करके आप तुरंत डॉक्टर से मिल सकते हैं। ओके अच्छा, इसमें पेरेंट्स के रोल की हम बात करते हैं। अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे में पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले सर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कितनी बार बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे का रिस्पॉन्सेस थोड़े से डिले आ रहे हैं, आप एक काम करें, आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए और वहाँ पे इवैल्यूएट कराइए या उन डॉक्टर के पास जाके इन्हें चेक कराइए। तो पेरेंट्स बोलते हैं देखते हैं, मेरे चाचा का बेटा भी लेट बोला था, इनके पापा भी ऐसे हैं, वो भी लेट बोले थे, एक काम करते हैं, कोई ऊपरी हवा का चक्कर नज़र वजर, ये सारी चीज़ें, मान मन्नत वगैरह सब पूरी करके जो मेन टाइम होता है ना सर, जो 1.5 साल से लेके 3 साल तक का जो ट्रीटमेंट जिस बच्चे को मिलना चाहिए वो इन धत कर्म में निकाल देते हैं सर। ओके तो पेरेंट्स को सबसे पहला रोल होता है कि अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सजेशन लें कि अब हमें क्या करना है। हो सकता है कि वो बच्चे के सामान्य डेवलपमेंट का भी एक पार्ट हो सकता है कि वो बच्चे के कहीं ना कहीं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लक्षण में हो। हर डॉक्टर परेशानी निकालने के लिए नहीं बैठा होता है, डॉक्टर आपकी परेशानी के समाधान के लिए बैठा होता है। तो डॉक्टर से डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाके सलाह ली जा सकती है सर। अच्छा, इसमें पेरेंट्स की हमने बात करी, तो क्या उनकी अगर स्ट्रेस या स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट्स हैं उससे भी बच्चे में फ़र्क पड़ सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर का ऐसा हैबिट रहता है कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में रही है, या पर्टिकुलर किसी की ड्रग की डिपेंडेंसी उनकी रही है जो बच्चे को गर्भ में नुकसान पहुंचा सकती है, तो स्टडी ऐसा बोलता है कि अगर बच्चा गर्भ के दौरान जो माता है वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में रही है तो बच्चे के अंदर भी उसी प्रकार से न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, तो वो ऑटिज्म का एक कारण बन सकते हैं। जन्म के दौरान बच्चा समय पर रोया कि नहीं रोया, बच्चे का वजन क्या था, बच्चा समय के पहले हो तो नहीं गया, क्या बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग किया है कि नहीं किया है, क्या बच्चा IVF से या IUI से तो नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें भी हमें हिस्ट्री में लेना पड़ती है। फिर जन्म के बाद में कई बच्चे को पीलिया दिमाग तक तो नहीं पहुंच गया था, कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं था, कोई बच्चे को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं रही जैसे TB AKT वगैरह तो नहीं चला मेडिसिन वगैरह जिससे बच्चे को रिग्रेशन हुआ, क्या बच्चे के अंदर हाई ग्रेड फीवर में झटके तो नहीं है जिसको अपन एपिलेप्सी या छोटे मिर्गी के दौरे बोलते हैं। तो ये सारे जो साइंस या बोलना चाहिए रिस्क फैक्टर है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं एक रेड सिग्नल में देखते हैं हम लोग सर। स्ट्रेस जरूर है सर, स्ट्रेस कंसीव करने का स्ट्रेस कि अभी मेरी वर्क लाइफ चल रही थी तो स्ट्रेस कि मैं कैसे इसको संभालूंगी, फैमिली सपोर्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक वो वाला स्ट्रेस भी रहता है कि इस बच्चा बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा कैसे करूंगी अकेले, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेस मदर लेके चलती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है। एक रिसर्च है सर टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें 72% हाउस वर्किंग वुमन आर इन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस में है सर। तो उनका इम्पैक्ट सर आपके बच्चे के ऊपर तो आएगा ही आएगा ना सर। ओके, पेरेंट्स की बात चल ही रही है, तो प्रेगनेंसी के दौरान या उसके थोड़ा पहले क्या किसी तरह का ऐसा कोई टेस्ट होता है जो करवा लिया जाए तो पता चल जाए कि ऑटिज्म हो सकता है बच्चे को या नहीं? ऐसा कोई टेस्ट नहीं है गौरव सर, है ना, क्योंकि ऑटिज्म का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि ऑटिज्म इसी कारण से ऑटिज्म हो रहा है। रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर को हम कारण में नहीं ले सकते, कारण अभी भी बहुत सारे रिसर्चर्स इसको ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि क्यों ऑटिज्म होता है। लेकिन आपके परिवार में या किसी सगे संबंधित में अगर ऑटिज्म या कोई मेंटल डिसऑर्डर को लेके कहीं कोई बच्चा है या कोई परिवार में ग्रसित है तो फिर आपको क्रोमोसोमल मेटा एनालिसिस WCS जेनेटिक टेस्टिंग आपको करा लेनी चाहिए बच्चा कंसीव करने के पहले। ओके, अगर ये टेस्ट करा लें तो उसमें पता चल सकता है कि आपका कितना % प्रिवेलेंस है, आपके बच्चे में कोई तकलीफ तो नहीं आएगी। यूजुअली टेस्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता सर। ओके, तो ये टेस्ट आप करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक चीज़ जो आपके हाथ में वो ये कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, इनसे जितना दूर रहें उतना बेहतर। साथ में अगर ये टेस्ट करा सकते हैं तो और भी बेहतर। प्रेगनेंसी की हमने बात करी, पेरेंट्स की बात करी, तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि बच्चा होने के बाद भी क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो करवा लें तो पता चले ऑटिज्म के बारे में? नहीं सर, बच्चा होने के बाद भी ऐसे कोई टेस्ट नहीं है जो आपको बता सके कि बच्चे को ऑटिज्म के लक्षण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई टेस्ट। लेकिन कुछ साइन ज़रूर हैं जिनको हम MCHAT, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्वेश्चनाइजर से पकड़ के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सर। जैसे मैंने बोला कि बच्चा आई कॉन्टेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा आपके नाम पर प्रतिक्रिया दे रहा है कि नहीं, भाषा का विकास हो रहा है कि नहीं, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, बच्चा किलकारियाँ मार रहा है कि नहीं मार रहा है, बच्चा मम्मी और पापा के साथ में आई कॉन्टेक्ट करके खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है।
आपका बच्चा गुमसुम तो ज़्यादा नहीं रह रहा, अति चंचल तो नहीं है। तो ये जो साइंस हैं, आप इसको पकड़ के चलेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा रेड जोन में है या रेड जोन के बाहर है। और ये तो बेसिक रूल है, आप घर पे ही टेस्ट कर लें ये, अरे बिल्कुल ना इसमें सर। कोई पैसा भी नहीं लगना है। और ये टेस्ट अगर आपको लग रहा है कि इनमें कोई भी नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपको जाके डॉक्टर से तुरंत मिल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए सर। उसके लिए भी चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है पेरेंट्स को। क्या हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं दे रहे? स्क्रीन टाइम का मतलब हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल में तो नहीं एंगेज है, क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चा रोया मोबाइल थमा दो, बच्चे को खाना खिलाना मोबाइल थमा दो, हमें कुछ काम है मोबाइल थमा दो, हमें कहीं बाहर जाना है मोबाइल थमा दो। फिर क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये डिमांडिंग बिहेवियर्स में आ जाता है। तो कि उसको कोई कुछ भी करना है फिर उसको मोबाइल चाहिए। अरे बच्चा स्वाइप करते जा रहा है, एक ही कंटेंट को देखते जा रहा है सर, तो वो रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस ही पता नहीं कर पा रहा। उसे लग रहा है कि यहाँ स्वाइप कर दूंगा मुझे कुछ नेक्स्ट मिलेगा, यहाँ स्वाइप कर दूंगा मुझे कुछ नेक्स्ट मिलेगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी निकली है मोबाइल की एडिक्शन के कारण, इसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा गया। बच्चे यूजुअली पेरेंट्स वर्किंग में होते हैं, मेट्स के पास छोड़ के चले जाते हैं कि यार या क्रच में छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ बच्चे को मदर फादर दोनों चाहिए थे शुरुआती 3 सालों में, वो पेरेंटिंग उन्हें नहीं मिल पाती है, तब भी बच्चा एक अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वाले फेज में चला जाता है। वो भी एक वर्चुअल ऑटिज्म का एक कारण बन जाता है। तो मैं पेरेंट्स को इतना बोलूँगा सर कि आपके लिए ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए कि पहले से पता चल जाए, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर है। अगर वो ध्यान में रखा जाए तो मुझे लगता है कि इस डिसऑर्डर से हम कोसों दूर रह जाएंगे सर। ओके। और ये घर पे टेस्ट भी आसानी से हो सकते हैं कि आप खुद ही महसूस करें कि बच्चा इन सारे टेस्ट से होके बेहतर बन रहा है। आधे टेस्ट तो हम खुद ही कर लेते हैं गौरव सर। गूगल पे डालो ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं, तो ऑटिज्म के पूरे लक्षण गूगल और एआई तो पूरा दे देता है। एक क्लाइंट आया था सर मेरे पास में, उसने बोला था कि सर मैंने मेरे बच्ची का टेस्ट किया, मुझे बड़ा खुशी हुई सर, है ना। वो बच्ची थी 1.5 साल की। सर मैंने कैसे किया? सर मैंने एआई पे डाला, बच्चे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चा मेरा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बच्चा मेरा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, बच्चा मेरा गोल गोल घूम रहा है, तो मेरे बच्चे के अंदर क्या हो सकता है बताओ। तो उसने निकाला आपके बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। तो ये टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ है सर, ओके। है ना। अच्छा, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे जुड़े कुछ सच और कुछ झूठ होते हैं और कुछ अफवाहें भी होती हैं। इस पर अब हम बात करते हैं, ऑटिज्म से जुड़े सच और झूठ जो हैं। सबसे पहले तो आप ही मुझे बताइए कि ऑटिज्म से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ आपने क्या सुना है? सबसे बड़ा झूठ ये सुना है कि ऑटिज्म वाले बच्चों को कोई भूत प्रेत बाधा लगी रहती है। ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर है, हवा का चक्कर है, किसी ने काला जादू कर दिया, घर वालों ने काला जादू कर दिया, बाहर वाले की नज़र लग गई थी, उन्होंने ऐसा कर दिया। एक बार बच्चा गया था बाहर खेलने के लिए दूसरे बच्चे के साथ में, तो उसकी मदर ने कुछ खिला दिया, उसकी वजह से बच्चे को ऑटिज्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, ये मिथ है कि ऑटिज्म वाले बच्चों को ऐसी कोई समस्या नहीं होती है ना। ये उनका व्यवहार होता है कि वो खुद में खेलते हैं, खुद में ही एंगेज रहते हैं और उनकी भाषा का विकास नहीं होता है। तो ये कोई ऊपरी हवा का चक्कर नहीं है। दूसरा, अगर पहला बच्चा ऑटिज्म का है आपके घर में, तो दूसरा बच्चा भी ऑटिज्म के साथ होगा, ये ज़रूरी नहीं है सर। अगर जिन लोगों के यहाँ पहले बच्चे में सिम्टम्स हैं तो दूसरा बच्चा नॉर्मल हुआ है, जिनके यहाँ दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम थी उनका पहला बच्चा नॉर्मल हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज्म के अंदर पूरी फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन में भी ऑटिज्म के लक्षण या कोई पर्टिकुलर बच्चा है उससे भी ऑटिज्म होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑटिज्म जो है वो जेनेटिक नहीं है? नहीं, ऐसा बोलना गलत होगा। ऑटिज्म के लक्षण जो हैं, है ना, ये जो जब हम टेस्टिंग कराते हैं तो उसमें जेनेटिक लोड बढ़ा हुआ आता है। जेनेटिक लोड मतलब कहीं ना कहीं किसी जीन में म्यूटेशन हुआ है। जैसे किसी को भी कैंसर हो सकता है ना, प्लास्टिक में वो दिन भर खाना खा रहा है उसको कैंसर नहीं हुआ, जिसने कभी कुछ एक सात्विक जीवन निकाला उसको कैंसर हो गया, रेडिएशन के कारण म्यूटेशन हो गया। तो यहाँ जीन में परिवर्तन नहीं होता है, जीन के अंदर पैथोलॉजिकली कोई म्यूटेशन हो जाता है सर। तो जेनेटिक लोड एक ऑटिज्म का कारण रहा है सर, बट जरूरी नहीं कि वो जेनेसिस में आगे बढ़ता रहे। ओके। आपको पता है ये पॉडकास्ट जो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे 2 रीज़न है। एक, जब मैंने देखा कि हर 54वें बच्चे में ये चीज़ पाई जा रही है। दूसरा, किसी शख्स को मैंने ये बोलते हुए सुना किसी दिन कि जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है ना, वो दूसरों के इमोशंस को नहीं समझते। आप इस बात में कितनी सच्चाई महसूस करते हैं? सर, ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर सारी समझ होती है। उन्हें सब पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस रास्ते से मैं घर आया था, मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे कैसे मेरी चीज़ों के लिए या मेरी ज़रूरत को पूरा करना है। तो समझ सारी है उनको, केवल वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये पहला जो आपने जो क्वेश्चन लिया, ये सबसे बड़ा मीथ है कि ऑटिज्म वाले बच्चे भावनाओं को नहीं समझ पाते। ऑटिज्म वाले बच्चे सबसे ज़्यादा भावुक होते हैं सर। ऑटिज्म वाले बच्चे भावनाओं को तुरंत पकड़ लेते हैं, कौन किस भावना से उनसे बात कर रहा है, कौन किस भावना से उन्हें देख रहा है सर। तो ये एक तरीके से मीथ है, उन्हें सब समझ में आता है सर सारी चीज़ें, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सर। तो पता नहीं ये साहब जिन्होंने मुझसे ये सवाल या ये बात कही थी,
वो इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपकी बात को सुनकर कि ऑटिस्टिक बच्चों को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सब कुछ समझ रहे हैं। अगर हम उन्हें समझ लें तो शायद उन्हें और बेहतर बना दें। कोई मेरा व्यवहार अगर नहीं समझेगा तो मुझे भी ऑटिज़म है, ठीक है। कोई आपको नहीं समझ पा रहा है तो मतलब आपको ऑटिज़म है। तो सर समझने की ज़रूरत है। वो बच्चा जो है अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पंखे की आवाज़ मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है, ये जो लाइट है इतनी मेरी आंखों में क्यों चुभ रही है, ये जो कुर्सी का फैब्रिक है मुझे ऐसा सुइयाँ जैसा क्यों चुभ रहा है, ये ऑटिज़म है सर। बच्चा इन्हीं चीज़ों में खोया रहता है। कोई मेंटल इलनेस नहीं है कि बच्चा जो है बिल्कुल उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ हूँ, तीसरी दुनिया में सोच रहा है क्या नहीं। वो इन 4 चीज़ों में उलझा हुआ, इन 4 चीज़ों से वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो एक ऑटिज्म ब्रेन में देखिए ना, बहुत उथल पुथल चलती रहती है सर, लपक के बिल्कुल, है ना। कभी रेड कलर उनके दिमाग में चल रहा तो रेड ही रेड कलर चल रहा है, तो कभी ग्रीन कलर चल रहा है तो वो दुनिया में केवल ग्रीन ही कलर देखेंगे। सुई की आवाज़ भी उनको ऐसा लगेगा किसी ने कान के अंदर ड्रम बजा दिया, और ड्रम की आवाज़ भी उन्हें लगेगा कि आवाज़ ही नहीं आ रही है। ये ऑटिज्म है सर। अच्छा, बच्चों की बात चल रही है और हम सच और झूठ की बात भी कर रहे हैं ऑटिज्म से जुड़े हुए, तो क्या ये सच है कि आइंस्टीन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स जैसे महान लोगों में ऑटिज्म के सिम्टम्स रहे और उन्होंने दुनिया को बदल दिया? बिल्कुल सर। उन्होंने क्यों बदला? क्योंकि उनके पास फैमिली सपोर्ट था। उन्होंने अपने सिलेक्टिव अटेंशन को, अपनी एनर्जी को एक जगह चैनलाइज कर दिया। सर ग्लेन फिलिप्स, चैंपियंस ट्रॉफी सबने देखा है, उन्होंने 1.5 साल पहले बता दिया था कि मेरे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम था भैया, और मेरे को ये तकलीफ थी। मैंने क्रिकेट में अपनी एनर्जी लगाई। जब उन्होंने बढ़िया 10-15 कैचेस अभी चैंपियंस ट्रॉफी में पकड़े और उनकी फील्डिंग को जॉन्टी रोड्स ने भी अप्रिशिएट किया, तब पता चला कि भाई इसकी एनर्जी का कारण क्या है, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो सही तरीके से ऊर्जा को लगा दिया जाए खेल में, संगीत में, किसी हॉबी में, किसी हैबिट में, तो बच्चा नाम रोशन कर सकता है, सुपर पावर बन सकता है ऑटिज्म से। सपोर्ट की ज़रूरत है सर। अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो आज शायद मेरे साथ आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। जाहिर सी बात है। और आपकी सारी बातों को सुनकर मैं तो, जो भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि अगली बार कोई ऑटिस्टिक बच्चा आपको दिखे तो ज़रा अपने अंदर भी झांके साहब कि हम उसे वो दे पा रहे हैं जो उसकी ज़रूरत है, हम क्या उसे उतना समझ पा रहे हैं जितना वो हमसे उम्मीद कर रहा है, या हम सिर्फ ये बोलकर कि ये किसी लायक नहीं है आगे बढ़ जा रहे हैं। अगली बार आपको कोई ऑटिज्म का बच्चा दिखे ना सर सोसाइटी में, तो हाय बच्चा, बेचारा बच्चा, देखो इस बच्चे के साथ ये तकलीफ है, इस नज़र से ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल। उस बच्चे के अंदर वो पावर है, आपने बोला ना ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो सूर्य में होती है सर। उसको अगर सही प्रकार से चैनलाइज कर देना तो बच्चा जो है ऐसा आगे निकलेगा और ऐसा नाम रोशन करेगा, किसी को नहीं पता। तो वो उसके अंदर ऊर्जा है, वो उसके अंदर क्षमता है, वो उसके अंदर एबिलिटीज़ है, वो उसके अंदर विशेषता है, और उस स्पेशल एबिलिटीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है सर। वैक्सीनेशन तो हर बच्चे का होता है। एक साहब मुझे ये बोलते हुए भी सुनाई दिए कि वैक्सीनेशन से ऑटिज्म हो जाता है। ये केवल अफवाह मात्र है सर कि वैक्सीनेशन से ऑटिज्म हो जाता है, लेकिन आपने अभी सुना है ना, कोविड वैक्सीन के कारण लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। पर हार्ट अटैक के लाइफस्टाइल के अपने डिसऑर्डर के अपने लक्षण हैं, सारी चीज़ें। तो वैक्सीन के कारण ऑटिज्म नहीं होता सर। वैक्सीन नहीं लगाओगे ना तो कोई दूसरी तकलीफ के साथ में ऑटिज्म घर पे आ जाएगा सर। तो वैक्सीन लगाए। जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लक्षण है उनको और वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो रहती है वो थोड़ा सा वीक होती है। तो हर बच्चे के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है सर। वैक्सीन का कोई भी नुकसान नहीं है और वैक्सीन के कारण कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। ओके, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने ऑटिज्म से जुड़ा कौन सा झूठ सुना है या कौन सा सच सुना है जो आपको बाद में महसूस हुआ। मिथ्स की हम बात कर रहे थे, अफवाहों की बात कर रहे थे, सच झूठ की बात कर रहे थे। जब आपका पॉडकास्ट करना था, मैं उसके पहले जब ऑटिज्म पे रिसर्च किया तो एक बात ये भी निकल कर सामने आई कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बोलता हूँ कि ऑटिज्म ठीक होता है। ऑटिज्म को ठीक किया जा सकता है। ऑटिज्म को सही तरीके से गाइडेंस मिले तो ऑटिज्म अपने आप ठीक भी हो सकता है सर। ऑटिज्म कोई डिसऑर्डर नहीं हो क्या बहुत बड़ा कि बच्चा जीवन भर इस बीमारी में रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। ये एक प्रकार की पर्सनालिटी है सर। कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा खुश रहता है, या मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो, तो वो बच्चा है, जो पर्सन है वो अपने में खुद में खोया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई परेशानी है सर। सही तरीके से थेरेपी चालू करें, सही समय पे डॉक्टर से मिलें, सही दवाइयों का उपयोग करें, सही पेरेंटिंग रहें, पेरेंट्स साथ में वर्क करें, सपोर्ट ग्रुप रहें, तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है सर। पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। मैं सोच लूँ कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी तो फिर कैसे ठीक होगी सर। ओके, मेरा मतलब ये था कि जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो जो रिसर्च का रिजल्ट है वो तो यही कह रहा था कि क्योरेबल नहीं है। मैं भी मानता था,
हमारी किताबों में भी लिखा है कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन गौरव सर जिस दिन है ना वो कुरुक्षेत्र में उठते हैं ना हम थेरेपी के, और उस दिन हमने बच्चों को देखा तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। माइंडसेट ये कि अगर ये बच्चा है तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैं पेरेंट्स भी मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो, सोसाइटी भी इन्वॉल्व है और उसके बच्चा भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, तो हम सब लोग मिलके काम करते हैं ना सर, तो आउटपुट अच्छा निकलता है सर। बच्चे ठीक हो रहे हैं पर उस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई पता चल जाए कि उनके बच्चे को पास में ऑटिज्म रहा है, लोग उस पर भी बात नहीं करना चाहते। मुझे लगता है सर कि ऑटिज्म ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, ऑटिज्म ठीक हो सकता है, पर ज़रूरत यह है कि उसके कॉज या उसके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाए, उसको सही प्रकार से सही समय पे थेरेपी दी जाए, है ना, सही प्रकार से उसकी पेरेंटिंग या पेरेंटल सपोर्ट मिले और उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट रखा जाए कि इसको मुझे ठीक करना, ये ठीक हो सकता है, तो और ये सब गूगल पे जो आपने लिखा है, मैंने जो किताबें पढ़ा, ये सब मिथ है, अफवाह है, झूठ है सर। ओके, अब आगे बढ़ते तो ऑटिज्म को आपने कहा कि ठीक किया जा सकता है। एक लगभग समय अगर हम मान के चलें तो अगर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई वो बच्चे को मिल रही हैं तो कितने समय में बच्चा इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकता है? सर ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरवेंशन किस एज में चालू हुआ, बच्चे की तकलीफ कैसी है, माइल्ड मॉडरेट है या सीवियर है ना, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन डिसाइड नहीं है। मैं आपको 2 केस बताता हूँ सर। एक जो केस हमारे पास आया, एक ट्विंस थे, है ना, तो हम सोच रहे थे कि 2 बच्चे थे, उनको किसी डॉक्टर ने भेजा है कि दोनों को ऑटिज्म के लक्षण मिल रहे हैं। सर किसी माता पिता के दोनों बच्चों को ऑटिज्म के लक्षण है, उन माता पिता की क्या स्थिति होगी? उनके पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे, सर आपको जो करना वो करो, हम आपके साथ में, और हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें पता है कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा सर। 1.5 साल की उम्र में आए सर, उस बच्चे को, एक बच्चे को मैंने थेरेपी में लिया, एक को थेरेपी में नहीं लिया। मुझे लगा कि ये बच्चा अगर बाहर बैठा रहेगा, दूसरे लोगों से मिलेगा तो जल्दी ठीक हो सकता है, तो एक बच्चे की मैंने थेरेपी की, दूसरे की नहीं की। सर विद इन अ ईयर वो बच्चा आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक हो गया। एक दूसरा बच्चा है जिसके अंदर मैंने 5 साल लगातार कार्य किया, उसके बाद वो आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हुआ और ऑटिज्म से बाहर निकला। एक बच्चा ऐसा भी है कि जो आज तक मेरे पास आ रहा है, लेकिन उसके मैं एक सिम्टम को इम्प्रूव ही कर पाया, मतलब उसके इम्प्रूवमेंट ही दे पाया हूँ जो पिछली स्थिति थी उसमें, लेकिन अभी तक मैं उसको स्पेक्ट्रम से बाहर नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म वाले सारे बच्चों को मैं ठीक कर सकता हूँ सर, या कोई डॉक्टर खुदा नहीं है सर कि सब बच्चों को ठीक कर देगा, या मैं कोई खुदा नहीं हूँ कि मेरे पास जितने बच्चे आ रहे हैं सब ठीक होके जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि उसका स्पेक्ट्रम का लेवल क्या है, उस बच्चे के अंदर क्या पॉजिटिव एनर्जी क्या है, वो बच्चा कैसे सीख पा रहा है सर। तो पॉजिटिव माइंडसेट, डेडिकेशन और पेरेंटल सपोर्ट और रेगुलर थेरेपीज रिक्वायर। जो पेरेंट्स महू से मेरे पास आता था उसका बच्चा ठीक हुआ, और जो पेरेंट्स मेरे क्लिनिक के पड़ोस में आता था उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पंक्चुअलिटी नहीं रखी, रेगुलरिटी नहीं थी। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की तकलीफ अलग है। सही प्रकार से, सही समय पे, सही तरीके से अगर थेरेपी की जाए और फैमिली सपोर्ट मिलाए तो बच्चा ठीक हो सकता है। इलाज की बात चल ही रही है तो किस तरह से थेरेपीज़ होती हैं ऑटिस्टिक बच्चों की, किस तरह से उनकी थेरेपी की जाती है या किस तरह की एक्सरसाइज उन्हें करवाई जाती है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम लोग संवेदनाओं को नोट करते हैं। संवेदना का मतलब होता है सेंसरी सिस्टम। फिर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। तो संवेदना और बिहेवियर दोनों को मर्ज करके थेरेपी की जाती है। आप जानते हैं सर गौरव सर कितनी संवेदना होती है? 5 सेंसरी सिस्टम होते हैं, हाँ। है ना, टच करना, देखना, सुनना, स्मेल करना और अपना टेस्ट करना। तो लेकिन टोटल संवेदना 8 होती है, जिसमें मैं कैसा बैठा हूँ, ठीक है, सीधा बैठा हूँ, इधर उधर झुर रहा हूँ, है ना, तो ये हो गया मेरा वेस्टिबुलर। मेरा हाथ किधर है, मेरा पैर किधर है, मेरे जो है मेरे बॉडी अंग किधर की साइड बैठे हुए हैं, कैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये हो गया प्रोप्रियोसेप्शन। एक होता है इंट्रोसेप्शन, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसे हम इंट्रोसेप्शन बोलते हैं। इन 8 संवेदनाओं को इंटीग्रेट करना, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चों में जो बोलते हैं ना केमिकल उथल पुथल है, वो केमिकल उथल पुथल संवेदनाओं की रहती है सर। एक संवेदना ऊपर है तो दूसरी संवेदना नीची है, तो उन संवेदनाओं को नॉर्मलाइज करना, है ना, ये ऐसे थेरेपी से होता है। तो थेरेपी में बच्चों को करंट नहीं लगाते, बच्चों को मारपीट नहीं करते, बच्चों को ताला नहीं लगा के नहीं बंद करते हैं, बच्चों को अंधेरे कमरे में नहीं बिठाते। थेरेपी में बच्चों को कलरफुल एनवायरनमेंट में लेके टॉयज़ वगैरह से इंटरेक्ट करा के बच्चे का अटेंशन हमारी तरफ खींच के, है ना, हमारी बिहेवियर टेक्निक को यूज़ करके उसे ट्रीट किया जाता है। कुछ पेरेंट्स आते हैं सर बच्चे के लिए यह खेल खिलौने तो हम भी खिला सकते हैं, उस खिलौने का पर्टिकुलर यूज़ कैसे करना है, उसका ध्यान में मेरी तरफ कैसे आकर्षित करना है, वो कला एक डॉक्टर के पास होती है और उसी से बच्चा ठीक होता है।
ओके ठीक है। तो सिर्फ थेरेपीज और एक्सरसाइज से काम चलता है या मेडिसिन भी होती हैं? होती है ना सर, मेडिसिन भी होती है। कुछ बच्चों के सिम्टम्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें मेडिसिन दे के भी शांत किया जाता है सर। किसी को माइक्रो सीजर या एपिलेप्सी के लक्षण होते हैं तो उनके लिए भी दवाइयाँ रहती हैं। तो दवाइयों को लेके भी उम्मीद है कि अगर लंबे समय तक दवाइयाँ देंगे तो बच्चा डिपेंडेंसी में चला जाएगा या दवाइयाँ उसके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है सर कि बच्चे को दवाई नहीं देना है। जिस बच्चे को ज़रूरत है उसे दवाई देना चाहिए और उसे लंबे समय तक, जब तक आपका डॉक्टर बोल रहा है तब तक चलाना चाहिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपने ना तो दवाई बंद करनी है ना दवाई के डोजेस को चेंज करना है। नहीं पड़ोस वाली भाभी से ज्ञान लेना है कि इस दवाई को बंद करने से या कर देते हैं और ये चालू कर देते हैं। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी, इस जो बोलना चाहिए ऑटिज्म करके जो स्पेक्ट्रम है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर थेरेपी, रेगुलर मेडिसिन और कंसिस्टेंसी कि आपने उसी समय पे वो डोज देना है, चेंज नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आप ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथ के अच्छे इफेक्ट है जो गट हेल्थ को बढ़ाती है। आयुर्वेद में आपके जो बोलते हैं ब्राह्मी है, आपका अश्वगंधा है, ये लोग थोड़ा सा मेमोरी को बूस्ट करती है, जो हम शंखपुष्पी वगैरह बचपन में लेते थे। इसका उपयोग कर सकते हैं, पर आपको एलोपैथी मेडिसिन आकर आपके डॉक्टर ने लिखी है तो बंद नहीं करना है सर। उसके बंद करने से बच्चे में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है सर। अच्छा, नुकसान की बात आई तो ऑटिस्टिक बच्चा अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, मेल्टडाउन हो रहा है उसको, ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स उसको शांत कैसे कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ट्रिगर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है। क्या बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, क्या बच्चा जो उस जगह पे नहीं जाना चाहता है, या बच्चे के अंदर कोई सेंसरी समस्या है, या बच्चे के कोई जिद कर रहा था, कंस्ट्रक्टिव जिद थी, भाई उसे चॉकलेट खानी थी, कोई पर्टिकुलर टॉयज चाहिए था, वो आपने नहीं दिया, या उस बच्चे की भावनाओं को आपने नहीं समझा। तो मेल्टडाउन या चिड़चिड़ापन का बहुत सारे कारण होते हैं। फिर भी हम घर पे जो पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को डीप प्रेशर मसाज कीजिए, थोड़ा सा आप 440 हर्ट्ज का एक ऑडिटरी म्यूजिक होता है, आप वो सुनाइए, हेडफोन्स आप यूज़ कीजिए, ब्लू शेड कलर या वार्म वाइट आप घर में लाइट रखिए, ज़्यादा ब्राइट लाइट आपको नहीं रखना है सर। बच्चे को डिफरेंट फैब्रिक्स या जो बोलते हैं टच, उसको एक्सपोजर दीजिए। बच्चे के साथ में झाग में खेलना है, एलोवेरा जेल लग के साथ खेलना है सर, आटा गुथवाना, ये सारी चीज़ें आप घर पे कराएं, उससे बच्चा शांत होता है सर। आरोमाइल्स के साथ मसाज करना, तो इससे बच्चा शांत कर सकते हैं अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है तो। पर चिड़चिड़ापन का कारण आपको पता करना जरूरी है सर। अच्छा, इसके साथ ही ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन फिर भी सवाल के तौर पर अगर पूछूँ तो क्या एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? डेफिनेटली सर, समाज में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हमें ये बुलिंग, ट्रोलिंग है ना, ये स्टिग्मा, ये समाज से निकालने की ज़रूरत है और समाज को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम कोई बीमारी नहीं है जो छूने से फैल जाएगी, कोई मेंटल इलनेस नहीं है, एक प्रकार की स्थिति है, एक प्रकार की पर्सनालिटी है। इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। हर एनवायरनमेंट में सपोर्ट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट भी आइडेंटिफाई कर रही है सर, गवर्नमेंट भी सपोर्टिंग में लगी हुई है। अभी कर्नाटका के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 पे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों के लिए अलग से उन्होंने वेटिंग रूम बनाया है, जिसको उन्होंने सेंसरी रूम का नाम दिया है, ताकि वो बच्चे उस क्राउड एनवायरनमेंट में अलग से फील ना करें, परेशान ना हो, तो वो वहाँ पे रह के वेट कर सकते हैं, वहाँ वे एंजॉय कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। स्कूल्स में भी ऐसे एनवायरनमेंट्स को कल्टिवेट किया जा रहा है, सेंसरी एनवायरनमेंट को डेवलप किया जा रहा है सर, जहाँ बच्चा एक नॉर्मल वे में पढ़ सके। सर सपोर्ट की ज़रूरत है। समाज से केवल हम एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, सपोर्ट, है ना, उसे स्टिग्मा में ना ले सर। सोसाइटी से सपोर्ट, माता पिता अगर अच्छे से ख्याल रख लें, बाकी जो डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो बच्चा तुरंत इनसे बाहर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है सर। अभी पिछले कुछ समय से 2 साल से आप देखेंगे रोज़ाना एक ना एक रिसर्च ऑटिज़म के बारे में पेपर में आती है, एक ना एक शब्द ऑटिज़म के बारे में चल रहा है, बहुत सारी रील्स ऑटिज़म के ऊपर बन रही है। तो नाउ डेज धीरे धीरे ये कॉमन होता जा रहा है सर, ये स्टिग्मा से एक्सेप्टेंस में जाता जा रहा है। पर समाज कितनी जल्दी परिपक्व होगा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आस पड़ोस वाले उस बच्चे को लेके, उस पेरेंट्स को लेके कि यार इनके बच्चे को स्पेक्ट्रम है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो पेरेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। स्कूल में अगर ये बोलते कि नहीं यार हम आपके बच्चे के साथ मेहनत करेंगे, है ना, तो आपके बच्चे को सुधार देंगे, तो पेरेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा बच्चा अलग नहीं है, हमारा बच्चा नॉर्मल ही है, केवल उसका खुद का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है सर। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। फैमिली तो एक्सेप्ट कर लेती है सर, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। करेक्ट। तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ये भी हम जो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं सर, ये भी एक एक्सेप्टेंस लाने के लिए एक मिशन है। करेक्ट, ये एक हेल्दी डिस्कशन है और ये कह सकता हूँ कि इस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है जो हम लेके चलें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑटिज़म को समझें, जानें कि ये है क्या, ताकि उससे भागे नहीं, उसके पास आए और उन बच्चों को सपोर्ट करें जो ऑटिस्टिक हैं। ऑटिज़म वाले बच्चे बहुत जल्दी जो हैं इमोशनल बॉन्डिंग बना लेते हैं,
उनकी एक विशेषता रहती है सर, अगर वो किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना सर, तो उनका ट्रस्ट जो रहता है वो लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम तक बना रहता है सर। तो अगर उन बच्चों की शक्ति को पहचान लिया जाए या समाज में उन्हें सपोर्ट कर दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा बैंकर्स बन सकते हैं सर, बहुत अच्छे रिसर्चर्स बन सकते हैं सर, बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं सर, बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं सर, बहुत अच्छे एथलीट भी बन सकते हैं सर। और उसके कुछ जो किरदार हैं उनके नाम आपने लिए? अरे सर, बहुत ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में शायद आज हम जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, शायद वो आज हमारे आस पड़ोस में भी हो, है ना। तो मुझे लगता है कि चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है सर। और चैनलाइज एक व्यक्ति कैसे नहीं होगा कि डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, भाई डॉक्टर ने ट्रीट करके चला गया, या पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया सर। सोसाइटी अगर सपोर्ट करती है किसी भी टॉपिक पे तो फिर उसके परिणाम अलग होते हैं। घर के बाद बच्चा सीधा स्कूल ही जाता है, पहला उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो स्कूल में ही होता है। तो अगर ऑटिस्टिक बच्चों की हम बात करें, वो किस एज में स्कूल जाना शुरू कर सकते हैं, प्लस स्कूल में अगर देखें तो पर्टिकुलरली उन्हें किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे? सर, ऑटिज़म वाले बच्चों को नॉर्मल स्कूल ही भेजना चाहिए। पहली बात है क्योंकि अगर बच्चा नॉर्मल बच्चों को ही देखेगा, है ना, तो वो जल्दी सीखेगा, क्योंकि बच्चों के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बीमारी का एक फीचर है सोशल कम्युनिकेशन डिसफंक्शन, है ना, सोशल इंटरेक्शन नहीं होना। तो सोशल इंटरेक्शन न्यूक्लियर फैमिली से हर जगह, तो वो स्कूल में पॉसिबल हो पाता है सर। तो हमें स्कूल तो भेजना है, प्री प्राइमरी स्कूल तो हमें बच्चों को रेगुलर भेजना ही भेजना चाहिए। किस एज में? सर, बच्चों को स्कूल 5 साल के पहले नहीं भेजना चाहिए सर। 5 साल 4 साल से आप बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं। तो आप बच्चे को 4 साल की उम्र में भेजें, सामान्य स्कूल भेजें, टीचर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, टीचर को बताएं, क्योंकि आजकल टीचर भी एजुकेटेड है तो उन्हें भी पता है कि कैसे क्या है। आप स्कूल पे भरोसा रखें और कोई तकलीफ है तो आपके डॉक्टर और आपके टीचर से मिल के आप उस चीज़ का समाधान निकालें। बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है। बच्चे स्कूल में अगर स्कूल से हेल्प मिल जाती है तो बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। एकेडमिक प्रेशर बच्चों को ज़्यादा ना दे, राइटिंग प्रेशर बच्चों को ज़्यादा ना दे। राइटिंग एक एबिलिटी है, सिखाना ज़रूरी है, पर राइटिंग को लेके ज़्यादा बच्चों को स्ट्रेस आउट ना करें। उसके लिए अलग पेपर या अलग तरीके से एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल कर सकते हैं और गवर्नमेंट में इस चीज़ के प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं सर। ओके, अच्छा, थेरेपीज़ की अगर हम बात करें या इंटरवेंशन की हम बात करें तो किस तरह का इंटरवेंशन और थेरेपी सबसे ज़्यादा कारगर है ऑटिस्टिक बच्चों पे? ऑटिज़म वाले बच्चों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और न्यूरो पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की मेडिसिन अगर कुछ बच्चों में चल रही है तो इन तीनों का मिलकर अप्रोच होता है। तो ऑटिज़म वाले बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉग्निटिव परसेप्चुअल स्किल्स, ब्रेन जिम एक्सरसाइज, बायलेटरल हैंड इंटीग्रेशन, ओरल प्लेसमेंट, ओरोमोटर एक्टिविटी, लैंग्वेज थेरेपी, PECS और न्यूरो बायोमोड्यूलेशन, न्यूरो इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस थेरेपी, इतनी सारी चीज़ें होती हैं सर। तो आप अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, उसके साथ स्पीच थेरेपी से चालू करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। तो आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी बच्चे की कराना है और ये सबसे कारगर है? सबसे कारगर है। सब रिसर्च भी ये बोलती है कि सारे बच्चों में थेरेपी से ही इंप्रूवमेंट्स आते हैं सर। अच्छा, कुछ बच्चों में स्पीच डिले होता है, वो बहुत लेट बोलते हैं या बोल ही नहीं पाते, तो उनके लिए कोई स्पेशल ऐसी एक्सरसाइज है जिनसे उसमें सुधार आए? हाँ बिल्कुल है ना सर। उस बच्चे को आप जितना है ब्लोइंग एक्सरसाइज कराइए, टंग के मूवमेंट्स आप कराइए, कांच के सामने बिठा के बच्चों को डिफरेंट चेहरे बनवाइए। बच्चे से वो कोई भी अगर बच्चा मिस आर्टिकुलेशन कर रहा है तो उस बच्चे से धीरे धीरे बोलने की तरफ करें। बच्चे को फ्लैश कार्ड्स वगैरह दिखाएं, फोटोज़ वगैरह दिखा के बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है सर। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग लॉलीपॉप से टंग को ऊपर करना है, कैसे करना है ना, शहद लगा के अपन मुंह के अंदर, गम के अंदर मसाज करना है, कड़क चीज़ों को चबाना है, फिर नरम चीज़ों को चबाना है ना, मुंह के अंदर गुब्बारा फुलाना है, सीटी बजाना है। तो ये सारी कसरत स्पीच और लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए हेल्प करती है सर। ओके, इलाज की बात आपने करी, थेरेपीज़ की बात करी, इंटरवेंशंस की बात करी। अब अगर एक बात करें कि इंडिपेंडेंट अगर इन बच्चों को बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन अर्ली एज में हो। तो पेरेंट्स एक्सेप्ट करें, पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाएं, पेरेंट्स जल्दी से जल्दी थेरेपी चालू करें। दूसरा, सोसाइटी में बच्चे के बारे में खुल के बात करें कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, तो एक्सेप्टेंस लेवल पेरेंट्स अपने आप लेके आएंगे तो सोसाइटी में भी अपने आप आएगा। थर्ड, कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना, तो इस चीज़ को इग्नोर करें, अवॉइड करें और बच्चे पे ज़्यादा फोकस करें। चौथा, बच्चे ब्लेमिंग गेम ना हो कि हमारे बच्चे के मदर के कारण ही सिम्टम्स आए हैं या ऐसे सारी चीज़ें हैं, तो फैमिली में ब्लेमिंग गेम ना चले। डॉक्टर शॉपिंग ना हो, एक ही डॉक्टर पे अपन भरोसा करके आगे बढ़ें, ट्रीटमेंट को कंसिस्टेंटली रेगुलर वर्क करें, बच्चे की हॉबीज़ को पहचानें, हैबिट्स डेवलप करें और बच्चे की एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करें। अगर बच्चे की हॉबीज़ को आपने पहचान लिया तो उसकी हॉबी को हम लोग एज ए प्रोफेशनली उसको एजुकेट कर सकते हैं और बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं सर, इन ए स्किल वर्क ऑल्सो।
ओके, ऑटिज़म की बात करें या किसी और ऐसी चीज़ की बात करें जिसमें हमें थेरेपीज़ की ज़रूरत है या दवाइयों की ज़रूरत है, एक बड़ी जो मुश्किल आती है वो ये कि सही डॉक्टर को कैसे चुनना है, इसका क्या समाधान है समाधान एक ही है। ऑटिज़म के केस में? समाधान एक ही है सर, आपको एजुकेट होना पड़ेगा। आपने ये नहीं देखना कि मैंने गूगल पे सर्च करा तो इस डॉक्टर के बारे में बड़ा बड़ा अच्छा लिखा हुआ है तो इस डॉक्टर के पास ये अच्छा डॉक्टर हो सकता है, इसके बड़े बड़े पेपर एडवर्टाइजमेंट आ रहे तो ये बड़ा अच्छा डॉक्टर हो सकता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास आज जाते हैं तो सबसे पहले उसका पंजीयन देखिए, रजिस्ट्रेशन देखिए, कौन सी डिग्री की है, कहाँ से की है, उसके पास में एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट है, क्या वो हमारे बच्चे को देखने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है सर। आप किसी के बोलने पे ना जाए, परखना बहुत ज़रूरी है। तो झोला छाप डॉक्टर जैसे होते हैं हमारी फील्ड में, झोला छाप थेरेपिस्ट होते हैं, तो झोला छाप थेरेपिस्ट के लिए जानना जरूरी कि उनका प्रॉपर डिग्री हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हम अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनते हैं तो एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, न्यूरो, ऑर्थो, सर्जरी, एर्गोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के तमाम सब्जेक्ट पढ़ के तब बच्चे को हमें छूने का अधिकार प्राप्त होता है। तो क्या वो जो दूसरा झोला छाप डॉक्टर है उतने भी उसने अपने 5 साल जीवन के इसी में दिए हैं, पीजी डिग्री करी है या 10 साल उसने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में लगाए, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने का काम पेरेंट्स का होता है सर। तो पेरेंट्स इस चीज़ को जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि कौन असली है कौन नकली है। अगर बच्चा सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा तो वो बच्चा अनट्रीटेड रहे के फिर हम लोग वही क्वेश्चन करते हैं कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऑटिज्म इसलिए ठीक नहीं होता कि कितनी बार बच्चा सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता। ऑटिज्म इसलिए ठीक नहीं होता कि बच्चे को सही थेरेपी नहीं मिल पाती। ऑटिज्म इसलिए ठीक नहीं होता कि उसे सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। सही डॉक्टर के पास में जाएंगे, सही प्रकार से थेरेपी कराएंगे, लग के थेरेपी करेंगे, ईश्वर पे भरोसा करेंगे, बच्चा जरूर ठीक होगा सर। ओके। मैं डॉक्टर हूँ, दवा पे भी भरोसा रखता हूँ और दुआ पे भी भरोसा रखता हूँ सर। किसी को आपकी तरह डॉक्टर बनना है ऑटिज्म का, तो उसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? सर उसके लिए आपको 12th बायोलॉजी से पास करना होता है, नीट का एग्जाम देना रहता है या सीईटी आपको देना रहता है, कॉलेज लेवल पे होता है। देन यू गॉट ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक कोर्स है जो 4.5 साल का होता है, जिसमें 4 साल आपको मेडिकल सब्जेक्ट 44 मेडिकल सब्जेक्ट के साथ में आपको डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने रहते हैं। आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको ब्रेन को कैसे पकड़ना है, हार्ट कैसे वर्क करता है ना, आपके लंग्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ब्रेन के अंदर सेंसरी कैसे क्या होता है, आपको मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब देखने होते हैं। उसके बाद में 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, तब जाके आपको एक बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री मिलती है सर। उसके लिए भी थेरेपी जो डॉक्टर है उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए सर, कि वो डेडिकेटेड है कि नहीं है, उसमें इमोशन या उसके अंदर एम्पैथी है कि नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है और उसकी एनर्जी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें मापदंड हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो सारी चीज़ करते हैं सर। उसके बाद मास्टर्स होता है, देन सुपर स्पेशलिटी में आप जा सकते हैं। तो ऑटिज्म का डॉक्टर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऐसे बनते हैं सर। ओके। अच्छा, एक सवाल और अचानक से दिल में आया, अगर किसी तरह का इलाज नहीं कराया जाए, किसी तरह की थेरेपी नहीं ली जाए, तो ऑटिस्टिक बच्चा बड़ा होकर किस तरह से रिएक्ट करेगा? अगर आपने थेरेपी नहीं ली, इलाज नहीं कराया, तो सर बच्चे की स्थिति जो 3 साल में है वो 25 साल की उम्र में भी वैसी की वैसी रहेगी सर। बच्चा है, इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाएगा, वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। फिर वो एक शब्द आता है सर कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता, तो अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो ठीक कैसे होगे सर? मतलब ध्यान, अगर हम जितना जल्दी ध्यान देंगे उतना बेहतर रिजल्ट। बिल्कुल, शुरुआती 2.5 साल की उम्र में ट्रीटमेंट चालू हो जाना सही है सर। अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज गुड। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे उतना जल्दी हम लोग इस स्पेक्ट्रम से बाहर निकल पाएंगे सर। ओके। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बच्चों की तुमने बहुत बात की, क्या बड़ों को भी ऑटिज्म हो सकता है? बड़ों में ऑटिस्टिक ट्रेट्स मिलते हैं जो उनकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने बोला ना, ऑटिज्म एक डिसऑर्डर नहीं है, एक ये पर्सनालिटी है। आप जोन आउट हो सकते हैं, कितनी बार आप सोचते सोचते लाइट्स को देख सकते हैं, कितनी बार आपके अंदर एक टिक्स होती है कि पैरों को ऐसे दबाते करते रहना है, हाथों को ऐसे हिलाते रहना है। तो ये सेंसरी संवेदनाएं आप में भी अंदर रहती है। ठंड में भी रजाई निकाल के सोना, गर्मी में रजाई पहन के सोना है, ये संवेदनाएं जो रहती हैं एक बड़े में भी रहती है, लेकिन हम इसको रेगुलेट कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बड़े आदमी को एकदम से ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो इसके शुरुआती लक्षण 0 से 3 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी ट्रेट्स बड़े व्यक्ति में भी मिल सकते हैं सर। अच्छा, एक जाते जाते एक लास्ट सवाल मेरा, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने ऑटिज्म को क्यों चुना?
इसके पीछे की कोई स्पेशल जर्नी तो नहीं है सर, लेकिन मेरे एक गुरु थे स्कूल में। यूजुअली मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे शिक्षक को गुरु बोल लेते थे, आचार्य बोलते थे। तो मेरे आचार्य जी की एक बिटिया थी जो 4 साल की थी, वो उसको लाने में शर्माते थे। एक बार उन्होंने घर पे हमको आमंत्रित किया कि आप आइए, है ना, क्योंकि हम स्कूल के बड़े नादान और अच्छे भी बच्चे थे, तो है ना, और चंचल भी थे। तो हम लोग को टीचर ने इन्वाइट किया कि 10th के परसेंटेज अच्छे बने थे, तो उन्हें घर पे इन्वाइट किया था। हम लोग गए, मैंने देखा सर बच्ची को क्या समस्या है, तो थोड़ा बताने में हिचकिचा रहे थे। फिर उन्होंने बोला इस बच्ची को कोई मानसिक समस्या है। तो मैंने सर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट, क्योंकि यार बेटा इसके लिए अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं बना, डॉक्टर ने ऐसा बोला, और है भी तो बहुत महंगा है, अपने इंदौर MP में नहीं है। उस दिन मैंने ठाना कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है सर, और जब मेडिकल फील्ड में जाना है तो मुझे ऐसी चीज़ों पे काम करना है जिसके बारे में अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसके बारे में स्टिग्मा बना हुआ है, जिसके बारे में रिसर्च चल रही है, और कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना है सर। उसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। सपना वो नहीं ना सर जो बंद आंखों से देखे, सपना जो खुली आंखों से देखा जाए। तो मेरा एक ही सपना है कि ऑटिज़म वाली जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके सब बच्चे इंडिपेंडेंट हो, सब बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, सब बच्चे ठीक हो, और सब बच्चे बेहतर करें, और उतना बेहतर करें कि एक सामान्य बच्चा ना कर सके। वो ड्रीम लेके, वो एनर्जी लेके मैं चल रहा हूँ सर, और उसी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। आपके इस पूरे सपने में, या ये कहिए कि आपकी इस पूरी जर्नी में एक छोटी सी कोशिश हमारी भी जुड़ चुकी है, और मेरी हृदय से आपको शुभकामनाएं कि आप इस सपने को साकार करें, इसे पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आरजे गौरव टॉक्स में शामिल हुए। हृदय से आपका धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, और आज इस चीज़ को हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ऑटिज़म एक स्टिग्मा नहीं है, है ना, ऑटिज़म एक पर्सनालिटी है। ऑटिज़म के बारे में बहुत सारी अफवाहों के बारे में हमने चर्चा करी, और समाज तक के मैसेज पहुंचाने में हम कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि हम सक्षम हो पा रहे हैं कि ऑटिज़म को अगर सपोर्ट किया जाए तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है सर। ज़रूर इस पॉडकास्ट से समाज में जागरूकता फैलेगी, बस सही प्रकार से, सही तरीके से, सही दिशा निर्देश के साथ सभी को वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम सब मिलके, 1 और 1 2 नहीं होना है, 1 और 1 11 मिल के काम करना है सर। तो ऑटिज़म के साथ में इस लड़ाई में हमें 1 और 1 11 होकर काम करना है सर। तो ऑटिज़म वाले बच्चे जल्दी उस जोन से बाहर होंगे और अच्छा कर पाएंगे, और ऑटिज़म वाली फैमिली प्राउड फील कर पाएगी कि हमारा बच्चे को ऑटिज़म था, फिर भी उसके बावजूद भी उसने इतना कुछ किया, उसने अपने परिवार का और अपने देश का, अपनी सिटी का, अपने रीजन का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो इस पॉडकास्ट से मुझे ये समझ में आया कि ऑटिस्टिक बच्चों को अगर हम उनकी प्रॉब्लम को शुरुआत में ही समझ लें, सही समय पर डॉक्टर तक पहुंच जाएं, पेरेंट्स का सही तरह से सपोर्ट हो, और सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाए सोसाइटी की तरफ से, तो ये बच्चे बवाल कर सकते हैं, सुपर पावर बन सकते हैं। क्योंकि ऑटिज़म कोई कमी नहीं है। आज के पॉडकास्ट को सुनते हुए, देखते हुए मैंने तो यही समझा है, ये एक अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। शायद हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, सॉफ्टवेयर अलग अलग है। अगर कोई विंडोज़ चला रहा है तो शायद ये बच्चे मैक OS हैं, उतने ही इक्वल स्मार्ट, उतने ही इक्वल पावरफुल। तो अगली बार जब कोई ऑटिस्टिक बच्चा आपसे टकराए, आपसे मिले, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि उसे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन शायद हमें उसे समझने की, उसकी सोच को समझने की ज़रूरत है। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आरजे गौरव टॉक्स में एक नए एपिसोड के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही ऑटिज़म के साथ साथ किसी और टॉपिक पर भी आप कुछ देखना और सुनना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट पे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ऑटिज़म के बारे में आपने और क्या अफवाहें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में ऑटिज़म से जुड़े कई सवाल जो आपके दिल में होंगे उनके जवाब आपको मिले होंगे। साथ ही एक और उम्मीद करता हूँ कि इंदौर से होते हुए हम भारत को ऑटिज़म फ्री कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।